हेलो बच्चों, यह हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। बच्चों, पार्ट 1 में हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। बच्चों, इस पार्ट में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूरी चैप्टर का अध्ययन करेंगे और यहाँ से आपके आने वाले एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर हेडिंग दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि इस हेडिंग का मतलब क्या है बच्चों। यह जो हेडिंग दिया गया है इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है। मतलब कि किसी भी इंसान को कार्य के आधार पर, यानी कि वो कौन सा काम करता है उसके आधार पर विभाजन करना क्या कहलाता है, श्रम विभाजन कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर लकड़ी का काम करता है तो वह बढ़ई श्रेणी में चला जाएगा, अगर कोई व्यक्ति लोहा का काम करता है तो वह लोहार श्रेणी में चला जाएगा। इसी तरह से काम के आधार पर विभाजन करना क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। और बच्चों, उसी को जाति प्रथा, यानी कि अगर हम कोई व्यक्ति अगर लोहा का काम करता है तो उसे हम बढ़ई लोहार क्यों कहेंगे, बढ़ई क्यों नहीं कहेंगे। तो बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, जाति प्रथा बोलते हैं। कि इसी आधार पर हम किसी व्यक्ति का नामकरण भी करेंगे। ठीक है, उस व्यक्ति को बचपन से क्या कार्य करना है या उसे आगे चलकर क्या कार्य में लगना है, तो इसकी जो क्या होती है, जो जन्म से जो सिस्टम चलती रहती है उसे क्या बोलती है, जाति प्रथा बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमारा सबसे पहले लाइन है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, यानी कि यह विडंबना का अर्थ होता है बच्चों उपहास, यानी कि यह गलत बात है कि इस युग में, अभी जो मॉडर्न एज जो चल रहा है, इस युग में क्या है कि जातिवाद के पोषकों की अभी भी कमी नहीं है। यह गलत बात है। ठीक है, इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, यानी कि जो जातिवाद को जो मानने वाले लोग हैं वह अपने कई मतलब कि अलग अलग बातें कहकर जातिवाद को समर्थन करते हैं। जैसे कि वो कहते क्या है कि समर्थन का यह एक आधार कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानती है। यानी कि अभी के समय में कार्य कुशलता, यानी कि किसी भी कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से करने के लिए श्रम विभाजन को इन लोगों ने अच्छा बताया है। क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अगर किसी कार्य को, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जानता है कि मैं बढ़ई जाति में जन्म लिया हूँ तो मुझे आगे चलकर लकड़ी का ही काम करना है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, बचपन से उस काम में रुचि रखेगा और वह काम आगे चलकर अच्छे से करेगा। इन लोगों का यह मानना है। ठीक है, जो लोग जाति प्रथा और श्रम विभाजन को सपोर्ट करते हैं उन लोगों का यह मानना है। बच्चों आगे पढ़ते हैं। और चूंकि क्या लिखा गया है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वह भी क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मतलब कि जाति प्रथा में भी क्या होता है, लोगों का विभाजन ही होता है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को अलग अलग कास्टों में विभाजित किया जाता है। और उसी तरह से श्रम विभाजन भी क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अलग अलग क्या होता है, विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि अब जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रही है या रूप लिए हुए है। यानी कि क्या होता है कि जो जाति प्रथा होता है या जो श्रम विभाजन होता है, यह क्या होता है कि लोगों का काम का तो विभाजन करता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर लोगों का विभाजन हो जाता है। अब बताते हैं कैसे होता है विभाजन। यानी कि आप समझते हैं कि हमारे समाज में क्या होता है कि कुछ लोगों को ऊंची जाति में रखा जाता है और कुछ लोगों को नीची जाति में रखा जाता है। तो बच्चों सबसे पहले तो इसकी शुरुआत उसी समय से हुई होगी जब लोग कार्य के आधार पर विभाजन करते रहे होंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर लोहा का काम करता है तो वह लोहार है, अगर कोई लकड़ी का काम करता है तो वो बढ़ई है। इसी आधार पर लोग क्या करते रहे होंगे, अपने जो कास्ट है उसकी विभाजन करते रहे होंगे। लेकिन फिर आगे चलकर क्या हुआ, इसमें कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे ब्राह्मण वगैरह हैं, तो इन लोगों को क्या हुआ, ऊंचा ओहदा दे दिया गया। और कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें निचली ओहदे में रखा गया। तो बच्चों स्टार्टिंग तो इसी श्रम विभाजन से हुई, लेकिन यह क्या हुआ कि श्रमिक विभाजन पर यह आ गया। यानी कि यहाँ क्या हुआ, लोगों का भी विभाजन हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि श्रम विभाजन
निश्चय ही सभ्य समाज का आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी कि यह हम लोग सही मानते हैं कि श्रम विभाजन जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, लोगों का विभाजन करना कि आप इस काम को करेंगे, आप इस काम को करेंगे, यह अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोगों का विभाजन कर रहा है कि आप ऊंची जाति में आएंगे या आप नीची जाति में आएंगे या आपको ज़्यादा छूट दी जाएगी। ये सभी चीज़ें क्या है कि यह लोगों में श्रमिक विभाजन भी कर रहा है, तो यह सही नहीं है। यह सही है कि लोगों का काम का बंटवारा हो रहा है, लोग अपने अपने कार्यों में कुशल हो रहे हैं, लेकिन यह सही नहीं है कि लोगों का विभाजन कर दिया जाता है कि आप ऊंची जाति के हैं और आप नीची जाति के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत की जाति प्रथा की एक ही विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि भारत में क्या होता है कि जो ऊंची जाति और नीची जाति की जो मैंने आपको प्रथा बताई, यह सिर्फ भारत में ही होता है, लेकिन यह विश्व के किसी भी अलग हिस्से में नहीं होता है। और यही क्या है, भारत के जो विभाजन का जो सिस्टम है, इसके लिए बहुत गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जाति प्रथा क्या है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी कि जो जाति में लोगों को बांट दिया जाता है, इसे हम अगर श्रम विभाजन मान ले तो यह क्या होगा, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि ये जो क्या है, जाति प्रथा जो है, जो श्रम विभाजन है, यहाँ पर लोग कौन से काम में कुशल है, यहाँ इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि यहाँ इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कोई व्यक्ति किस कास्ट में जन्म लिया है, कोई बंदा किस कास्ट में पैदा लिया है। यानी कि मान कर चलिए, अगर कोई व्यक्ति है जो लोहार कास्ट में जन्म लिया, ठीक है, अगर वो अपने लकड़ी के काम में अगर वह सफल नहीं हो पाया या लोहा के काम में अगर वह सफल नहीं हो पाया, तो वह किसानी नहीं कर सकता, यानी कि वो खेती वगैरह नहीं कर सकता है। जाति प्रथा जो है, अगर श्रम विभाजन को अगर जाति प्रथा से जोड़ते हैं तो यहाँ पर यह सिस्टम नया जन्म लेती है कि आप अगर किसी एक कास्ट के हैं तो आप किसी दूसरे कास्ट का काम नहीं करेंगे। यह क्या करती है, बंधन में लोगों को बांध देती है कि आप अगर किसी काम में अगर कुशल नहीं भी हैं, फिर भी आपको उसी काम को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक जात का है तो वह उसी जात के जो काम है उसी को करेगा, यह बिल्कुल भी गलत है। बल्कि हमारे समाज में क्या होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जिस काम में वह सक्षम है, जिस काम को वह करने में रुचि रखता है, वह उसी काम को करे और उसी काम में उसका कुशलता बनी रहे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग जिस कास्ट के हैं उसी कास्ट के काम को लोगों को करने के लिए थोपा जा रहा है। यह क्या है, बहुत गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही आर्थिक गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। अब बच्चों, जब जाति प्रथा ये सभी जो सिस्टम है, इससे हुआ क्या कि जो व्यक्ति अगर मान के चलिए कि जैसे लोहार, अगर किसी मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई बच्चा है जो लोहार के घर में जन्म लिया या लोहार जाति में जन्म लिया, तो वह लोहा का ही काम करेगा। यह जाति प्रथा लोगों को इस तरह से विभाजित कर देती है कि यहाँ पर जन्म होते ही कोई बच्चा बड़ा होकर कौन सा काम करेगा यह तय कर देती है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मान कर चलिए अगर कोई बच्चा जन्म लिया, अगर वह अपने जाति के काम से अगर सक्षम या खुश नहीं है या वह किसी और काम को करना चाहता है, तो वह बचपन से उसे इस तरह से समाज में बंधन में बांध दिया जाता है कि वह आगे का काम या कोई अन्य काम नहीं कर सके जिसमें उसकी रुचि हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण
ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर किसी एक जात का है, यहाँ पर अगर मैं किसी भी जात का अगर उदाहरण ले रहा हूँ तो आपके सिर्फ समझने के लिए ले रहा हूँ, इससे कोई भी जाति के बच्चे अपने आप पर नीचा या ऊंचा होने का ओहदा न समझे। ठीक है, यह मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है। ठीक है, तो आपको समझाता हूँ कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। मतलब कि अगर कोई कुशवाहा जाति का अगर बच्चा है तो बच्चों वह सिर्फ खेती ही कर सकता है जीवन भर। ठीक है, जाति प्रथा यही कहती है कि अगर कोई कुशवाहा घर में जन्म लिया तो वह जीवन भर खेती ही करे, यानी कि उसके जो पूर्वज जो काम किए वह भी बच्चा अपने जीवन भर उसी काम को करेगा। भले ही साल में अगर उसे अगर मानकर चलिए, अगर मान कोई व्यक्ति होता है जो गर्मी आने पर आइसक्रीम बेचते हैं, ठंडी आने पर केक बेचते हैं, तो यह क्या है कि यह नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन जाति प्रथा क्या करता है कि आपको एक ऐसे समय में आपको कुछ दिन ऐसा होता है जो आपको इनकम होगी, और जाति प्रथा के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो कुछ दिन इनकम हो भी सकती है और कुछ दिन नहीं भी हो सकती है। तो यह सभी बातें जाति प्रथा वाली में होती है, यानी कि आपको जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई काम अगर अच्छे से नहीं आता है, अपनी जाति का काम अगर अच्छे से नहीं आता है तो वह व्यक्ति भूखे मर जाए, लेकिन जाति प्रथा उसे अपने काम अपने जाति के काम के अनुसार ही काम करने की अनुमति देती है। अन्यथा वह मर भी जाए तो भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, या वह भूखे क्यों न मर जाए। ठीक है, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योगों धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अभी जो समय चल रहा है इस समय में क्या होता है कि लोगों का काम एक ही स्थिर नहीं रहता है। अभी मानकर चलिए कोई व्यक्ति गर्मी में आइसक्रीम बेचते हैं तो आप फिर ठंडी में क्या बेचेंगे। ठीक है, तो ये सभी होता है कि उस समय क्या होता है कि लोगों का मौसमी रोजगार मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो जाति प्रथा में भी यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति मानकर चलिए कोई व्यक्ति है जो खेती करता है, यानी कि वह कुशवाहा जाति से बिलोंग करता है, तो वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए खेती कर सकता है। साल में ऐसा तो नहीं कि वह डेली खेत में जाएगा और डेली वह पैसा कमाएगा। जब वो उसका फसल तैयार हो जाएगा तभी उसे पैसा मिल पाएगा। फिर वो साल भर करेगा क्या, है ना। 2-3 महीने ही खेती में लगती है और फिर वो साल भर उसके खेत खाली रह जाता है। कभी कभी होता है मौसम के कारण भी ऐसा होता है, या कभी कभी जलवायु परिवर्तन के कारण भी, या कभी फसल भी खराब हो गई तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो इसके लिए तो हमें अदर रोजगार चाहिए जो हम किसी और जाति के रोजगार को भी कर सकते हैं। तो यह जाति प्रथा जो है हमें घुमा फिरा कर इसी बात पर ला रही है कि हम अपने जाति के अनुसार ही काम करेंगे, हम अदर किसी भी कास्ट के काम को नहीं करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हमारा आगे दिया गया है कि जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि अगर मौसम अगर अनुकूल नहीं रहा तो मनुष्य को अपना पेशा भी बदलना पड़ सकता है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। यानी कि अगर मानकर चलिए अगर मौसम अगर सही नहीं है तो वो बंदा खेती कैसे करेगा। तो उसके लिए अदर तो रोजगार होना चाहिए कि मैं इस काम में अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो मैं अगला काम या कोई दूसरा भी काम मैं कर सकूं। तो यह जो जाति प्रथा का सिस्टम है यह किसी भी व्यक्ति को यह ऑप्शन नहीं देता है कि आप अपने जाति को काम को छोड़कर या किसी आप और जाति के काम को करें या आप भूखे मर जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जाति प्रथा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यानी कि जो हिंदू धर्म है इसमें क्या होता है कि जो किसी के दादाजी काम किए होते हैं वही उस व्यक्ति के पिताजी भी काम करते हैं और उसी काम को वह व्यक्ति भी कार्य करता है। ठीक है, तो बच्चों हिंदू धर्म में यह सिस्टम बनी हुई है कि अगर कोई कुशवाहा जाति का है तो उसके पिताजी भी कुशवाहा होंगे और आगे आने वाली पीढ़ी भी कुशवाहा होगी और वह भी उसी काम को करेंगे जो उनका पैतृक काम है, जो उनका पूर्वजों के द्वारा किया गया जो काम है। ठीक है,
इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर भारत में बेरोजगारी का एक ऐसा भी एक कारण है जो छिपी हुई कारण है। इसमें क्या होता है कि लोग अपने काम को बदल नहीं सकते, अपने पेशा को बदल नहीं सकते हैं। जो आपके पूर्वज जो काम किए हैं उसी काम को करना है। तो इससे क्या होता है बच्चों कि भारत में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि अगर मान के चलिए किसी के पूर्वज के समय कोई काम बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन जब तक उसका पोते का समय आया तब तक उस काम में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं है, या वो काम का जो नाव है वह डाउन हो गया है, तो क्या होगा कि उसे भी उसी काम को करना होगा जिससे उसकी अच्छी इनकम नहीं होगी। यह क्या कहता है, जाति प्रथा यह बात कहता है। लेकिन अगर वैसा होगा तो लोग भूखे ही मर जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यानी कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो जाति प्रथा यहाँ पर भी क्या है, गंभीर दोषों से युक्त है। यानी कि बहुत घटिया इसका सिस्टम चल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। यानी कि जाति प्रथा का जो श्रम विभाजन यानी कि जाति के आधार पर जो लोगों को मिलाकर जो बांटा जा रहा है, तो इससे क्या होता है कि इसमें लोगों का स्वेच्छा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी और काम में पारंगत है तो उसे उस काम को न चुनकर उसकी जाति को काम को थमा देना, उसके माथे पर इस तरह से बोझ डाल देना, यह क्या है बच्चों कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन को जोड़कर करने का यह निर्भर रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। यानी कि कोई व्यक्ति किस काम में पारंगत है या वो कौन से काम करना चाहता है, यहाँ उसकी कोई भी बात नहीं की जाती है। पूर्व लेख ही उसका आधार है। यानी कि जो उसके पूर्वज जो काम किए वही काम उसका भी आधार है, जो आने वाली आगे की पीढ़ी है उसका भी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि या पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों में अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक या व्यवस्थावश करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसे क्या कहा गया कि जैसे अभी लोग कहते हैं कि उद्योगों में काम नहीं है या किसी भी क्षेत्र में काम नहीं है, तो उससे बड़ी समस्या जाति प्रथा को बताई गई है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को अपनी जाति के अनुसार काम सिर्फ चुनने की अनुमति दी जाती है और अदर किसी कास्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उस काम को चुनने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह क्या है, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानी जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम और कम काम करने की प्रेरित करता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को किसी काम में मन नहीं लगेगा या कोई व्यक्ति अगर किसी काम में सुयोग नहीं है, उस काम को करने में उसकी इच्छा नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, उस काम को टालू प्रवृत्ति करता, उसे क्या करेगा, उस काम को टालने लगेगा। ठीक है, उस काम में उसकी रुचि, मान कर चलिए अगर आपके भी किसी काम में मन नहीं लगता है तो आप क्या करेंगे, उस काम को टालू प्रवृत्ति की तरह उस काम को आप टालने लगेंगे। ठीक है, तो यही क्या होता है, लोगों के साथ भी होता है कि आप किसी अपने जाति के काम में आपको मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको दबाव बनाया जा रहा है कि आप उसी काम को करिए, आप उसी काम को करिए, तो क्या होता है, लोग टालू प्रवृत्ति के धीरे धीरे बन जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यानी कि लेखक पूछ रहे हैं कि ऐसा स्थिति हो जाए जहां कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका ना दिल लगे ना दिमाग लगे, यानी कि ना उसका कुछ समझ में और ना ही उसका मन लगे, तो वह काम को व्यक्ति किस तरह से अच्छा से कर सकता है, यह हमसे सवाल पूछा गया है। तो बच्चों बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर सकता। कैसे अच्छा करेगा, जब कोई व्यक्ति को कोई काम समझ में ही नहीं आएगा, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, तो वह व्यक्ति उस काम को अच्छे से कैसे कर पाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतः
यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर पाता है, वो टालू प्रवृत्ति से उस काम को नहीं कर पाता है, उसे समझ में ही नहीं आता है, तो उसके पास इनकम भी नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है बच्चों कि जातिवाद क्या होता है, इससे क्या होता है, लोगों का आर्थिक जो पहलू है, यानी कि जो ये लोगों का इकोनॉमिकल जो सिस्टम है, या जो लोगों का क्या होता है कि आर्थिक जो सिस्टम है, तो इससे क्या होता है कि लोगों का वह भी प्रभावित होता है, लोगों का घर में इनकम आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। यानी कि यह इससे क्या होता है कि लोगों का जो अपना जो रुचि होता है, प्रेरणा होता है, उस काम को दबा दिया जाता है जाति प्रथा में, और उसे क्या किया जाता है, अस्वाभाविक नियमों में, मतलब कि जो जाति प्रथा का जो नियम बना हुआ है कि आप अपने जाति के ही काम को करेंगे, उसमें लोगों को निष्क्रिय रूप से, मतलब कि लोगों को घुमा घुमा कर उसके जीवन को नाश कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बच्चों क्या दिया गया है कि इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कल्पना, या वो कैसे समाज की कल्पना करते, वो कैसे समाज की निर्माण चाहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चित ही उब गए होंगे। बच्चों अभी तक जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो उब गए होंगे। अभी तक आपने भी बहुत इतनी बातों को घूम घूम कर समझा, तो आप भी उब गए होंगे। तो यह बात कौन कहते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि इतनी जो गाथा मैंने आपको बताई, इससे आप लोग भी क्या हो गए होंगे, उब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, यानी कि यह स्वाभाविक है, यह अस्वाभाविक नहीं है, यह संभव है कि आप इसमें उब सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है? अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, मतलब जो समस्या है इसका क्या रचनात्मक पहलू है, इससे हम शुरू करते हैं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि इस समय से जो मैंने बड़बड़ करके आपको मैंने बताया कि यह जाति प्रथा खराब है, श्रम विभाजन जाति प्रथा से जोड़ने के बाद खराब है, तो मेरे अनुसार अच्छा काम है क्या, आदर्श समाज है क्या, समाज में अच्छा है क्या? तो बच्चों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्वता पर आधारित होगा। यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कैसे समाज की निर्माण चाहते हैं? वह चाहते हैं कि समाज कैसा हो, आदर्श समाज कैसा हो, स्वतंत्र हो, यानी कि लोगों को अपने कार्य चुनने की अनुमति मिल सके, समता हो, ठीक है, लोगों का समानता हो, और भ्रातृत्व हो, यानी कि भाईचारे की भावना हो। ऐसा समाज क्या होगा? आदर्श समाज होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जाति प्रथा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यानी कि भाईचारे की भावना समाज में रखना, इससे क्या किसी को आपत्ति हो सकती है? मतलब इसमें क्या, कौन सी खराब बात है जो लोग भाईचारे की भावना समाज में नहीं रख सकते हैं? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज की एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। यानी कि इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि समाज में ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर समाज की किसी एक क्षेत्र में अगर विकास किया जाए तो उसका असर पूरे समाज में पड़े, यानी कि सभी जितने भी जाति कास्ट के लोग हैं उन सभी को इसका लाभ मिले। अगर अच्छे काम को किया जाता है या किसी भी कोई भी लाभ का काम किया जाता है तो उसे हर जाति, हर मजहब के लोगों को उससे फायदा मिल सके। इसके लिए क्या है, जाति प्रथा का होना बिल्कुल भी गलत है। इसमें भाईचारे का भावना रहेगा, समता का भावना रहेगा, तो इससे क्या होगा कि समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि गरीब से गरीब इंसान को भी उस चीज़ का लाभ मिलेगा और अमीर से अमीर इंसान को भी उस चीज़ का लाभ मिलेगा। यह हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको
उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी कि अब जब हम ऐसा समाज बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें सभी लोगों को भागीदारी देना चाहिए और सभी लोगों को इसमें सजग रहना चाहिए और इसको आगे बढ़ाने और इसकी रक्षा, इस ऐसे समाज की रक्षा करने के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक है। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। यानी कि समाज में हर लोगों को कहने का अधिकार होना चाहिए, या जो संपर्क है, जो बड़े बड़े जो जहाँ से हमारे किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए जो अनुमति मिलती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए या वहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए हर मजहब, हर जाति के लोगों को अवसर रहना चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि समाज में बच्चों दूध पानी की तरह लोगों में एक दूसरे से मेल मिलाप हो, यानी कि भाईचारे का भावना ऐसा हो कि किसी को पता न चले कि कौन किसका भाई है और कौन किसका बहन है। ठीक है, इस तरह का भावना होना चाहिए और इससे क्या होगा कि लोकतंत्र का निर्माण होगा। बच्चों, यह भाषण लोकतंत्र के निर्माण से पहले दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि लोकतंत्र का निर्माण किस तरह से हो सकता है। तो समाज में दूध और पानी की तरह भाईचारे को बनाकर रखने से क्या होगा, लोकतंत्र का निर्माण होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की ही एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी कि लोकतंत्र बच्चों कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जिसमें लोग बंद कर अपने जो सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार काम करे। लोकतंत्र एक ऐसा ही पद्धति नहीं है, बल्कि यह क्या है, लोगों को क्या करता है कि जीवनचर्या की एक रीति है, मतलब कि जीवन जीने का एक तरीका है और सभी के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। यानी कि लोग अपनी बातों को एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों तक पहुंचा सकता है, या जो अपने से जो बड़े पदाधिकारी हैं उन तक बात को पहुंचा सकता है या अपने कार्य को सफल करवा सकता है, उसी का नाम क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान की भावना हो। यानी कि इस लोकतंत्र में क्या जरूरी है कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ नवयुवक हैं या जो हमारे साथ जो काम करने वाले हैं, उनके प्रति हमारा क्या हो, श्रद्धा हो और सम्मान की भावना हो। यानी कि सभी लोग एक समान हो और लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो, न कि कोई किसी को अछूत जाति को समझकर उसे अपमान करे या किसी को उच्च जाति को समझकर उसकी सम्मान करे, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। सभी को एक समान सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, आगे दिया क्या है कि इसी प्रकार स्वतंत्रता का भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है। यानी कि अब कहते हैं कि अब बताइए कि जिस तरह से हमने भाईचारे के बारे में पढ़ा, उसी तरह से अगर स्वतंत्रता दी जाए तो इसमें भी कोई आपत्ति है क्या। तो बच्चों, बताया गया है कि गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। यानी कि जो अभी शारीरिक सुरक्षा या हर चीज़ जो है उसमें स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। जब तक लोगों को स्वतंत्र नहीं किया जाएगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसमें कोई किसी का विरोध नहीं कर सकता है, वही इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के लिए अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यानी कि लोग अपने जीवन को चलाने के लिए जो उनके पास आवश्यक औजार होने चाहिए, जो आवश्यक जो हथियार होने चाहिए, वह लोगों के पास रहे और लोग स्वस्थ रहने के लिए जिस चीज़ों का लोगों को ज़रूरत हो, उन सभी चीज़ों से लोग परिपूर्ण रहे। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों के लिए क्या स्वतंत्रता बहुत अच्छी है और स्वतंत्रता पर कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग को भी स्वतंत्रता क्यों नहीं प्रदान की जा सकती है।
या मतलब कि यहाँ कहा गया है कि जो हर चीज़ में जब स्वतंत्रता मिल सकती है कि लोग अपने स्वस्थ रहने के लिए हर चीज़ रख सकते हैं, अपने सुरक्षा के लिए सामान रख सकते हैं, तो फिर लोगों को अपनी बातों को रखने या अपने शक्तियों को दिखाने का स्वतंत्रता क्यों नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसी बात पर बताया गया है। आगे पढ़ते हैं कि जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोगों की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जातिवाद के जो पोषक है वह शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार ये सभी देने के लिए तो राजी हो जाएंगे, लेकिन ये लोग कहाँ राजी नहीं होंगे, कहाँ होंगे, मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग, यानी कि कोई व्यक्ति कौन सा काम करने में सक्षम है या वह व्यक्ति किस काम में प्रभावित है, तो बच्चों इसमें क्या है, वो लोग स्वतंत्रता देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। ठीक है, उसे उसका अर्थ उसे दास्ता को जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो जातिवाद के जो पोषक है वो हर चीज़ तो मान लेते हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानते हैं कि कोई व्यक्ति अपना काम खुद से चुन सके, क्योंकि उनके मन में क्या होता है कि वह क्या चाहते हैं कि हमारा दास्ता में लोग बंधे रहे और लोग जकड़ कर हमारे पीछे ही अपना जीवन ख़त्म कर ले। ठीक है, जो लोग जातिवाद को अच्छा मानते हैं वो लोग अपने फायदे के लिए जातिवाद को अच्छा मानते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवसाय एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यानी कि दास्ता में क्या होता है कि लोगों को क्या होता है कि जैसे कि मान कर चलिए किसी एक व्यक्ति के अंदर में 10 आदमी है, यानी कि यहाँ पर मान कर चलते हैं कि अगर कोई बड़े कास्ट का अगर इंसान है तो वह अपने अंदर 20 या 30 या जितना भी हो सके उतना वो क्या करता है कि छोटे कास्ट के लोगों को रखता है जो उसके कार्यों को करते हैं, और वह व्यक्ति क्या करता है उन सभी का जो प्रॉफिट होता है उसको वह अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या होता है कि लोगों को क्या होता है कि दूसरे के अधीन में काम करना पड़ता है दास्ता में। ठीक है, यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है, यानी कि कानून अगर इसका अधिकार नहीं भी दे किसी को तो भी यह क्या होगा, पाई जा सकती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उदाहरणार्थ, यानी कि उदाहरण के अनुसार जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग का होना संभव है। यानी कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। यानी कि जाति प्रथा में क्या होता है कि लोगों को तो जाति में ही जो काम उनका जाति में है वही करना पड़ता है, लेकिन यहाँ होता क्या है कि जाति प्रथा को कुछ लोग ऐसा होते हैं जो नहीं मानते हैं और क्या करते हैं कि अपने जाति के इच्छा के विरुद्ध जाकर काम नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जो अपने इच्छा के विरुद्ध भी जाकर कार्य को करते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी भी आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता है। यानी कि क्या कहा गया है कि फ्रांस का जो क्रांति हुआ था उसमें भी समता विषय बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और जो इसके आलोचक है वह कहते हैं कि हाँ, हर इंसान बराबर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर वाले ने हर इंसान को 2 पैर 2 हाथ और हर इंसान को अपने अनुसार काम चुनने की अनुमति दी है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लोगों को बांट दिया जाता है छोटे छोटे जातियों में, और वो क्या करते हैं कि उन सभी को बराबर का अधिकार नहीं मिल पाता। यानी कि किसी को ऊंची जाति को अच्छे काम और जो निचले स्तर की जो जातियाँ हैं उनको छोटे मोटे काम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता संभव होते हुए भी यह नियात्मक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर
करती है। पहला है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, और क्या है शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिसके कारण क्या होता है सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता और क्या है विशिष्टता प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है जो तीन जो पॉइंट है शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार और क्या है माता पिता के द्वारा जो कल्याण कामना होता है, इससे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो जंगली लोगों का मतलब जो जंगली जो लोग पहले हुआ करते थे तो उन सभी सिस्टमों से हटकर लोग क्या हुए विशिष्टता प्राप्त करते हैं, यानी कि उनमें अच्छे आचरण आते हैं इन सभी चीज़ों से। ठीक है, और क्या है और अंत में क्या है मनुष्य के प्रति मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी कि ऊपर जो दिए गए हैं ये सभी तो शारीरिक जो वंश है ये सभी तो माता पिता से आते हैं, लेकिन फिर आगे क्या करना पड़ता है मनुष्य को खुद से किसी भी कार्य को सीखने की प्रयत्न करना पड़ता है। तो यह भी किसी व्यक्ति को विशिष्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इनका जवाब है। तो मतलब यहाँ कहा गया है कि हम मानते हैं कि हर इंसान को माता पिता से किसी भी कार्य को डायरेक्ट जेनेसिस क्या होता है जेनेसिस में ही नहीं मिलता है कि वह व्यक्ति यही काम करेगा या वो व्यक्ति इसी भी काम में श्रेष्ठ होगा। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जिनको ये सभी फैसिलिटीज मिलते हुए भी वो क्या करते हैं अपने आप से सीखने के किसी भी काम को सीखने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि समता विरोध करने वालों के पास इसका जवाब है। मतलब कि अगर मान कर चले कोई व्यक्ति अगर किसी भी काम में अगर सफल नहीं हो पाया तो क्या हम उसे अपने उसके जीवन में हम यह समझ लेंगे कि वह व्यक्ति किसी काम का नहीं है या वह व्यक्ति का कोई जीवन का अस्तित्व भी नहीं है? तो बच्चों यह बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कहता है कि समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? तो बच्चों जो लोग समता का जो विरोध करते हैं वो इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो बच्चों वो लोग इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को काम को सीखने की जिज्ञासा नहीं है या किसी व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं है तो इसके आधार पर हम पूरे समाज को गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो किसी भी कार्य को सीखना चाहता है तो उसे प्रोत्साहन देना हर तरह से उचित है। ठीक है, परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? लेकिन बच्चों अगर जो पहले जो पॉइंट दिए गए थे उनके आधार पर अगर कोई व्यक्ति अगर असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? तो बच्चों यहाँ दिया गया है उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वो लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। यानी कि जिन लोगों को उनके माता पिता के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है या पारिवारिक जो ख्याति है, जो लोग अपने बचपन से ही अपने परिवार से कुछ चीज़ें सीख कर और उसके बाद नए चीज़ों को सीखने जाते हैं और उस काम में अच्छे हो जाते हैं, तो बच्चों ये सभी उनके क्या होता है कि ऊपरी फायदे होते हैं जो उनके माता पिता के द्वारा मिल जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर सिर्फ सीखता है और वह किसी भी कार्य को करता है तो यह उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को उनके परिवार के द्वारा उन सभी चीज़ों को बचपन से ही उन सभी चीज़ों में ट्रेंड किया गया है। ठीक है, आगे क्या है क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा, अतः न्याय का
तकाजा यह है कि यहाँ हम तीसरे यानी कि क्या है, प्रयासों की असमान जो मनुष्यों में जो बस की बात है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर उनके माता पिता के द्वारा अगर किसी भी काम की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वह व्यक्ति उस काम को सीखना चाहता है, तो वह व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो उस काम को सीख जाएगा। तो उसमें हम इस सभी चीज़ों को रख सकते हैं कि उससे क्या हो सकता है, वह व्यक्ति अपने नए काम को सीख सकता है। ठीक है, इसके आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वहाँ प्रथम दो आधारों यानी कि जो पहले दो आधार क्या क्या है, जो मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है। ठीक है, किसी व्यक्ति को यह बचपन से पता नहीं होता है कि उनके माता पिता के द्वारा उनके जीन में क्या क्या कौन कौन सी जानकारियाँ आई हैं या कौन कौन से फायदे आए हैं। तो बच्चों ये सभी अपने बस की बात नहीं है, यह सिर्फ प्रकृति की देन है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, इस पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को माता पिता से अगर कुछ ऐसे व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति को क्या है को नहीं आ पाए हैं, किसी के माता पिता उतने अच्छा पढ़े लिखे नहीं थे जिनसे उनके आगे आने वाली पीढ़ी थोड़े मंद बुद्धि की है, तो इनसे उन सभी चीज़ों को हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इन लोगों के साथ विपरीत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ हमें एक समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में दिया गया है कि समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है। क्या संभव है? जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। यानी कि अगर समाज के सभी लोगों को एक समान करना है तो यह तो संभव है कि जब किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसे उसी समय से उसी तरह से ट्रेंड किया जाए कि वह अपने जीवन को सफल बना सके, यानी कि किसी भी काम में अच्छा बन सके। ठीक है, आगे दिया गया है कि समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक पुरुष का वह बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। ठीक है, जो राजनीतिक में जो व्यक्ति होता है, जो मतलब कोई अगर नेता है तो वह कितने लोगों से मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है, वह बहुत लोगों के बीच से चुना कर जाता है, तो क्या होता है उनके बहुत जनसंख्या से पाला पड़ता है। ठीक है, अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वंचित व्यवहार अलग अलग कर सके। यानी कि अगर मानकर चलिए कोई अगर राजनीतिक यानी कि कोई अगर नेता अगर किसी भी क्षेत्र में भाषण देने आते हैं तो यह तो नहीं जानते हैं कि उतना समय में कि कौन व्यक्ति बड़े ऊंचे कास्ट का है और कौन व्यक्ति नीचे कास्ट का है, तो वह सबके साथ एक ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। यानी कि यह कितना भी बड़ा सिस्टम क्यों न हो, लेकिन अगर मानवता की दृष्टि से देखें तो यह बिल्कुल भी गलत है। ऐसे में समाज को दो भागों में बांटना सही नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। और क्या होता है, और यह व्यवहार सिद्धांत क्या होता है, और यह व्यवहार सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। यानी कि राजनीतिज्ञ जो अगर किसी भी क्षेत्र में वोट मांगने आते हैं तो वह सभी लोगों से एक तरह व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, उतना समय में वह यह सोच नहीं पाते हैं कि कौन व्यक्ति ऊंचे कास्ट का और कौन व्यक्ति नीचे कास्ट का है। इस कारण से वह क्या करते हैं, सभी लोगों से एक तरह का व्यवहार करते हैं। अगर उन्हें भी अगर समय मिल जाए तो वह भी लोगों का जाति बांट देंगे।
ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब यही है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और इससे उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी, यानी कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं वह सभी लोगों से एक तरह के व्यवहार इसलिए करते हैं, पहली बात तो उन्हें यह उतना समय में पता नहीं कर पाते हैं कि कौन व्यक्ति किस जाति का है, और अगर वह कर भी लेते हैं तो दूसरी चीज़ में वह इस बात में फंसते हैं कि अगर मान कर चलिए एक व्यक्ति को अगर बहुत उन्होंने मान दिया और लगा दिया, और दूसरे व्यक्ति से अगर वह थोड़ा सा टूट कर अगर बात कर ले तो उसे अपने वोट में कमी नजर आएगी, ठीक है। इसीलिए राजनीतिज्ञ क्या करते हैं कि अपने आप को सभी के लिए समान दिखाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर संपन्न होती है हमारी श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का संपूर्ण अर्थ। बच्चों अगले वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले प्रश्न करेंगे। तो बच्चों आपको वह वीडियो मिस ना हो जाए, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।